नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके फेवरेट YouTube चैनल इंग्लिश अध्यापक कृष्णा सर में। मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आज आप सभी के लिए धमाकेदार एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का यह वीडियो आप जितने भी व्यूअर्स हैं इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, आप 10th-12th की ग्रामर या किसी भी क्लास की ग्रामर को सॉल्व करने के लिए देख रहे हो, या हो सकता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपकी टेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाए। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिए। फटाफट इस चैनल को पहले लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वीडियो देखने के पहले और वीडियो के देखने के बाद की स्थिति से मैं आपको अवगत कराता हूँ। जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो हमारे माइंड में एक कैलकुलेशन आता है, एक सवाल उठता है कि यार ये किस टेंस का सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? आप जब कोई फिल इन द ब्लैंक्स देखते हो और उसमें 3-4 जब हमको ऑप्शन दिखते हैं तो क्या हमको प्रॉब्लम आती है? जब हम कोई डू एज डायरेक्टेड में कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ब्रैकेट में लिखा होता है कि आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो आपको प्रॉब्लम आती है? आप यदि कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स देखकर या कॉमन एरर देखकर आपको प्रॉब्लम होती है? और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस है आप फटाफट क्लियर करोगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किस स्थिति में पहुंचोगे मैं बताता हूं। द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर कि वह इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। He wants to learn to speak English. He wants to learn to speak English. मैं उससे कभी नहीं मिला हूं। I have never met him. उसने सारा कर चुका दिया था। He had repaid all the loans. वह अपने मुंह से अपनी तारीफ करता था। He appreciate himself. ओके, उसे लोग बाबा बुलाते थे। People called him बाबा। ये वीडियो देखने के बाद की स्थिति है। He often blank truth. ओके, जैसे ही ऑफन दिखा आपके माइंड में आना चाहिए स्पीक, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। ब्लैंक यू गो मार्केट यस्टरडे। ओके, जब यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ ब्लैंक में डिड आना चाहिए। राम ब्लैंक नेवर टोल्ड लाई। ओके, जैसे ही हमको नेवर दिखा तो हमें समझ में आना चाहिए कि राम हैज नेवर टोल्ड लाई। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। देव हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। ब्लैंक मॉर्निंग, जैसे ही हमें मॉर्निंग दिखा हमारे माइंड में सेंस आना चाहिए। Okay, he bought this house 3 years. Okay, अब he bought this house 3 years. तो यहाँ जब हमको bought दिखता है, V2 दिखता है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए ago, क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस। Who called you here? Change into affirmative sentence. जैसे ही affirmative sentence दिया, आपके माइंड में आएगा Who called you here? Okay, इसका आप affirmative बना लोगे। I have visited the Taj Mahal many times. Make the question. Who has visited the Taj Mahal many times? Okay, और इस तरह से। और ऐसे यदि मैं कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो आप जैसे इस सेंटेंस को देखोगे, when the principal entered the class, a student blank on the blackboard was writing. The answer is was writing. She blanked TV when her husband come. She was watching TV when her husband come. Simple past का सेंटेंस है। See here, he always, जैसे ही हमने ऑलवेज देखा तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ट्राइस। पूरा सेंटेंस नहीं भी देखोगे आप इसको सॉल्व कर लोगे। सी द नेक्स्ट थिंग, ही शॉ मी बाय चांस एंड। अब ही शॉ मी, ये शॉ सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इसके साथ हम किसकी बात करते हैं? स्टॉप्ड की। तो यहाँ पर स्टॉप्ड आएगा। हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन। ओके, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन, जब यस्टरडे की बात होगी तो यहाँ पर डिड आना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को देख के अगर आपके माइंड में भी ये क्लिक होता है तो बहुत बेहतरीन बात है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए डियर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इस तरह की कॉमन एरर्स को भी सॉल्व कर लोगे। आइए कॉमन एरर्स देखते हैं। आदर्श होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर जब होप्स दिखा और यहाँ पर कंप्लीट दिखा ही के साथ, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये कंप्लीट नहीं कंप्लीट्स होगा। ओके, द पुलिस हैव फाउंड हु दे। अब जैसे यहाँ पर हमें हैव प्लस V3
दिखा, तो यहाँ पर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म देखना चाहिए, इट मींस दैट शुड बी बिलीव। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आज आप टेंस के कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करोगे जैसा ना आपने कभी स्कूल में पढ़ा है और ना ही कभी ऐसा वीडियो आपने टेंस पर बेच देखा होगा। सो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे टेंस क्या होता है। द फर्स्ट थिंग जो आप इससे सीखोगे, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल टेंसेस विद ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। आप सारे टेंसेस का कॉन्सेप्ट एक साथ ही समझ लोगे। आपको मैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराऊंगा जिसके माध्यम से आपको एक एक टेंस पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। कीवर्ड्स ऑफ ऑल टेंसेस। देखिए क्या होता है दोस्त कि जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो वहां पर कीवर्ड्स के माध्यम से हमको कैच करके उस फिल इन द ब्लैंक्स को अंडरस्टैंड करना होता है और उसको फिल करना होता है। तो कीवर्ड्स का मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर करेंगे कि डिफरेंट टेंसेस के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कौन से मेन वर्ब का यूज होता है और किस तरह से सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्मेशन उसमें होते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि टेंस पर आधारित यदि कोई ऐसे पर्टिकुलर नियम है जो कि उस पर्टिकुलर टेंस में ही काम करते हैं, जो आपको कॉमन एरर्स को सॉल्व करने में मदद करेगा, आप ये भी सीखोगे। और साथ ही साथ आप सीखोगे कि टेंस का बातचीत में किस तरह से प्रयोग होता है, किस टेंस को लेकर हम किस तरह की बातें कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। बेशक ये वीडियो बड़ा होगा, बेशक ये वीडियो बड़ा होगा, परंतु आपके इतने काम का होगा दोस्त। आज आप चिंता मत करना कि हमें 1 घंटा लग रहा है या इससे कम समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपको मैं टेंस सिखाऊंगा और आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको टेंस सीखना है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमको अंडरस्टैंड करना है कि भाई टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज आपको समय की चिंता नहीं करनी। अगर आप समय के बारे में सोचोगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो आज आप समय की बात मत करिए, आप सीधे कॉन्सेप्ट पर आइए कि टेंस होता क्या है, ये क्या भला है, इसमें हम क्या सीखते हैं। तो टेंस की जब किसी सब्जेक्ट के कर्ता, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के एक्शन को हेल्पिंग वर्ब, इट मींस समय के साथ जब बताया जाता है तो हम उसे टेंस कहते हैं। इट मींस ऐसा कोई भी सेंटेंस दोस्त जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो, वो कोई काम कर रहा है और किसी पर्टिकुलर समय पर कोई काम कर रहा है। जैसे वह इंग्लिश बोल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, और इस तरह के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो किस में आएंगे, टेंस में। आप और इसको अंडरस्टैंड करिए कि परिभाषा बताती है कि टेंस पर आधारित वाक्यों में जो 3 एलिमेंट होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स जिनके कॉम्बिनेशन से ही हम टेंस बेस्ड सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल पाते हैं और उसमें हम फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, दैट इज सब्जेक्ट। तो दोस्तों समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है कि यह कार्य करने वाला होता है जिसके कार्य को उस वाक्य में बोला जाता है। इट मीन्स राम गोज टू मार्केट, इट मीन्स जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। बस सिर्फ इतना सा ज्ञान होने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी कोई एरर आएगी तो आपसे एरर जो पूछी जाएगी वो सिंगुलर प्लूरल पर बेस्ड पूछी जाएगी। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, वो सिंगुलर होंगे अथवा प्लूरल होंगे। अब सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल ज्ञात होना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका रीजन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सो इसलिए सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डियर, दैट इज कॉल्ड सहायक क्रिया, कि यह एक्शन के समय को बताती है और वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। इट मींस राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें जो रहा है वो हमको बता रहे हैं कि एक्शन कंटिन्यू प्रोसेस में, परंतु यहीं पर एक स्टेटमेंट होता है कि राम क्रिकेट खेल चुका है, मैच खेल चुका है, इट मींस काम फिनिश हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। और इसका जो तीसरा एलिमेंट होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, दैट इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब दैट इज मुख्य क्रिया। सो मुख्य क्रिया क्या होती है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो पर्टिकुलर काम किया जाता है, दैट इज एक्शन वर्ब।
अब एक्शन वर्ब हमें इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जब हम टेंस बेस्ड सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बेसिक फॉर्मेशन मिलेगा, जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और इसमें ऑब्जेक्ट का किस तरह से यूज होगा, ये अंडरस्टैंडिंग हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरीज क्या क्या है। सो कम टू द पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपको सभी नाम, मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर नेम है तो दैट विल कम इन द सिंगुलर। इसके अलावा ही, शी, इट, दिस, दैट, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीबॉडी, ऐसे ही somebody, someone, something, ये जो पूरा चार्ट दिख रहा है, ये जो पूरी कैटेगरी है दैट कम्स इन द सिंगुलर। तो सिंगुलर से अर्थात कि सिंगुलर के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी दैट विल बी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और प्लूरल, प्लूरल इट मींस व्हाट, कि कोई भी यदि कॉमन नाउन में सब्जेक्ट प्लस एस, ईएस, आईएस का कॉम्बिनेशन लगा हो सो दैट विल कम इन द व्हाट इज, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे मैं टेबल की जगह टेबल्स रख दूं, बेंच की जगह बेंचेस की बात करूं, फ्रूट की जगह फ्रूट्स की बात करूं, तो जब भी एस, ईएस, आईएस लग जाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ऑल, बोथ, ये स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप किसी भी सेंटेंस को हैंडल करने में कभी भी गड़बड़ी ना करो कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। एक बार फिर से मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमको क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। कम फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आइए दोस्तों, हमने बात की है कि टेंस कितने तरह के होते हैं। तो जानिए कि जो मुख्यतः टेंस है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यदि मैं इनके डिविडेशन की बात करूं तो इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन एक-एक टेंसेस को मैं बड़े थॉरोली आपको क्लियर कराऊंगा, घबराइए मत और आप बस तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेकर ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूर्णतः अंडरस्टैंड करें। इसी तरह से पास्ट टेंस को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल पास्ट, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सेम वे जो तीसरे तरह का हमारा टेंस है दैट इज फ्यूचर टेंस, और ये भी 4 भागों में डिवाइड होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो दोस्तों यहाँ पर मेरा आप सभी को टाइप्स बताने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई इस अकेले टॉपिक के माध्यम से आप 12 तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस बोल सकते हो। एग्जामिनर आपसे 12 डिफरेंट टेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारी इन सभी को लेकर थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्लाइड, कम फॉर द नेक्स्ट थिंग। और आइए दोस्तों अब हम लेके चलते हैं आपको सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। एक-एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। इनके जो सिंगल वीडियोस है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, परंतु आज हम इस थोरो कॉन्सेप्ट को एक बार में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें टेंस अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है कि इसकी पहचान क्या है, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है दैट इज इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है। ये 3 चीजों को अगर हमने ध्यान रख लिया तो टेंस को हैंडल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। सो आइए दोस्तों, यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि जिन हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है अंत में आ जाते हैं तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। हिंदी बोलते समय अगर ता है, ती है, ते है एंडिंग सेंटेंसेस आ गए, अब उनके ट्रांसलेशन करते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव समझता है कि जो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय आपको देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है या प्लूरल। दूसरा नंबर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। प्रीवियस स्लाइड करो, पिछली स्लाइड उसमें से मार्क कर देते बॉक्स। ओके, सो इसमें आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब देखिए सिंगुलर की कैटेगरी में आपको बता चुका हूं, मैं आपको प्लूरल की कैटेगरी ऑलरेडी बता चुका हूं वहां पर। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तो आपको ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट वर्ब में एस, ई, एस, आई, एस लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा दोगे।
और यदि प्लूरल सब्जेक्ट आपको मिलता है तो ओनली सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो इट मींस आपको यहाँ पर वर्ब में एस एस आई एस का यूज करना है या नहीं करना है, इस बात पर बड़ा विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किन किन कंडीशंस में होता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ हैबिचुअल एक्शन दैट यू ऑलवेज और नेवर डू। तो जब हम अपनी आदत, अपनी हैबिट के बारे में बात करें, किसी और की हैबिट के बारे में बात करें, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा जब भी हमें अनचेंजिंग ट्रुथ बोलना हो, अनचेंजिंग ट्रुथ इट मींस सार्वभौमिक शब्द, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उगता है, अगर ऐसे सेंटेंस बोलने तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इसके अलावा व्हेन यू आर मेकिंग जनरल स्टेटमेंट और फैक्ट, जैसे हम किसी की कोई किसी काम को बताते हैं कि भाई राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, ओके, ऐसे ही राम के पापा टैक्सी चलाते हैं, सो राम्स फादर ड्राइव्स टैक्सी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जनरल फैक्ट या स्टेटमेंट बताने के लिए। इसके अलावा टू एक्सप्रेस सम प्री डिफाइंड प्लान्स ऑफ फ्यूचर, यदि हमें प्री डिफाइंड प्लान्स बोल रहे हैं, जैसे कि भाई हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल मार्च में एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्री डिफाइंड एक्शन। तो प्री डिफाइंड एक्शंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। साथ ही साथ टू एक्सप्रेस फीलिंग, थॉट्स, स्टेट्स, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैंगो टेस्ट स्वीट, कि आम का जो स्वाद है वो कैसा होता है, मीठा होता है, तो ऐसा हमेशा ही होता है। सो इस तरह के स्टेटमेंट्स को बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट। और साथ ही साथ टू एक्सप्रेस लाइव सिनेरियो, कि जब भी हम किसी का लाइव सिनेरियो की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो, तो जब भी लाइव सिनेरियो की बात करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स है या स्पोकन में अगर इस तरह के कीवर्ड्स की बात हो, तो आपको इस सिंपल प्रेजेंट को ही ध्यान रखना है। जैसे ऑलवेज, हमेशा, इसके कीवर्ड्स होते हैं समटाइम्स, दैट इज कभी कभी, ऑफन दैट इज अक्सर, यूजुअली दैट इज प्रायः, नेवर कभी नहीं, ओकेशनली मतलब किसी पर्टिकुलर विशेष पर, सेल्डम दैट इज बड़ी मुश्किल से, यदा कदा, वीकली दैट इज साप्ताहिक, मंथली, ईयरली। यदि इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट इट मींस V1 या तो V1 प्लस SES का यूज करना है। अब देखिए दोस्तों कि जब हमने बात की, अभी हमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स को ध्यान रख लेना है कि देखिए आज हम पूरे कॉन्सेप्ट को थॉरोली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट का हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ता है, ती है, ते है, एंडिंग सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें वर्ब में SES लगाना होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ V1 का यूज करेंगे। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, परंतु आगे क्या है ये इस स्लाइड के माध्यम से समझिए कि सकारात्मक वाक्यों में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, परंतु सब्जेक्ट सिंगुलर है तब V1 प्लस SES का यूज किया जाता है। नकारात्मक, देखिए अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर है अफर्मेटिव सेंटेंस से। कैसे कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है हमें नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। मतलब सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, किसमें, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि हु WH वर्ड पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो देखिए वैसे हमने क्या देखा है, जनरल फॉर्मेशन, कि जब भी कोई WH वर्ड से हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। परंतु यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और उसमें हु वाला सेंटेंस है तो हु प्लस V1 प्लस SES लेगा, उसमें डू डज का यूज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। परंतु इस हु के साथ यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो हु के बाद में हम डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम सब्जेक्ट तो चूंकि होता नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम इसमें नॉट का यूज करके V1 लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका हमें बहुत थरोली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अन्य WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डू डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाए जाते हैं और V1 का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट के लिए। कम फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इस फॉर्मूलेस को देख लीजिए ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में कोई दिक्कत ना जाए। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल में डायरेक्ट हम V1 का यूज कर देते हैं। आगे बढ़ना है हमको। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब कि क्या से स्टार्ट यदि हो रहा है
तो हमें उसको डू डज से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट लगाना है, V1 लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करना है, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ, देन नॉट लगा के V1 और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यदि आपका WH वर्ड क्वेश्चन है, हु के अलावा, देखिए हु के रूल्स हमने नीचे लिख रखे हैं, हु के साथ एक अलग बात है, उसको हम फिर से देखेंगे। अभी हमको ध्यान रखना है कि यदि कोई अन्य WH वर्ड है तो WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस बना लेंगे। यदि WH नेगेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, आपका WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हु के साथ क्या ध्यान रखना है कि यदि हु अफर्मेटिव है, मतलब उसमें नेगेटिव की बात नहीं हो रही, तो हु के बाद V1 प्लस SCS IS ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और यदि हु के साथ नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि भाई सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, तो कौन के साथ यदि नहीं दिया है तो तब आप क्या करोगे, हु प्लस डजंट का यूज करके V1 लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो ये तो था थोरोली द कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। आइए हमसे फटाफट अभी ट्रांसलेशन होगा, हम 2 मिनट में इस पूरे टेंस को अपने साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है इस टेंस में। देखिए कुछ सेंटेंसेस, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, कैट chases the mouse, या chases की जगह आप कह सकते हो runs behind the mouse। द नेक्स्ट सेंटेंस में चाय पीता हूँ, I take tea। सर्दियों में हमारा स्कूल 9 बजे खुलता है, our school opens at 9 o'clock in winter। तारे चमकते, स्टार साइंस, हम अपने देश से प्यार करते हैं, we love our nation। देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि यदि हम सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करेंगे, यहाँ बिल्ली की बात कर रहे थे तो chases हो गया, यहाँ पर हम की बात कर रहे थे तो यहाँ पर लव यूज कर लिया हमने। हम अपने देश से प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री। वह हर रोज मंदिर जाती है, सो शी गोज टू टेंपल डेली। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सो आई डू नॉट टेल लाई एवर। और देखिए यहाँ पर आपको डू नॉट का यूज नहीं करना है, तो इन दोनों को हटा के आप सिंपल नेवर का यूज कर सकते हो कि आई नेवर टेल लाई। इस तरह से स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 भी देख सकते हो। वह कभी मेहनत नहीं करता है, ही डजंट डू हार्ड वर्क, he doesn't do hard work। क्या वह अपने देश की सेवा, क्या हम अपने देश की सेवा करते हैं, do we serve our nation। क्या हम अपने देश की सेवा करते हैं, do we serve our nation। आपके पापा क्या करते हैं, what does your father do। आपकी मम्मी क्या करती है, what does your mother do। क्या पवन अपना पाठ याद करता है, does पवन remember his lesson, does पवन remember his lesson। अपने बच्चों से प्यार कौन नहीं करता है, who does not love their kids, who does not love his kids का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कितने पेन चाहिए, इट मींस कि आप कितने पेन चाहते हो, उसमें हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट। और सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो सचिन तेंदुलकर। तो ये था डियर कॉन्सेप्ट किसका, सिंपल प्रेजेंट का। आइए मैं आपको अगले टेंस पर ले चलता हूँ। थोड़ा सा आपको इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस में ये है। सो लेट्स कम हियर। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो देखिए आपको सिंपल एक थरोली जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें मैं आपको एकदम कॉमन तरह की चीज निकाल के बताता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस ता था, ती थी, ते थे पर एंड होता है, ता था, ती थी, ते थे, या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस आ ई ए पर एंड हो और यहीं पर या तो आपको फुल स्टॉप मिल जाए, आपको कॉमा मिल जाए या क्वेश्चन मार्क मिल जाए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे दे विल कम इन द सिंपल पास्ट। वो किस में आएंगे डियर, दे विल कम इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम किस किस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं इसका भी हमको ध्यान रखना है कि यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस की हम बात करेंगे तो जब पास्ट के किसी समय पर कोई कार्य प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ, ऐसे वाक्यों में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट में सब्जेक्ट की आदत अगर हमें बताना हो, जैसे कि वह झूठ बोलता था, वह क्रिकेट खेलता था, तो जब हम किसी सब्जेक्ट की हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। दो आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हमको कीवर्ड्स कौन से मिलेंगे दोस्तों, तो कीवर्ड्स हमें मिलेंगे जैसे हम कभी लास्ट की बात करें, लास्ट के साथ कुछ जुड़ा हो, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। सो इस तरह के लास्ट के साथ हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगो, अगो यानी क्या होता है पहले, 3 days ago, 5 days ago। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, या इन इट मींस इन 2000,
इनके बाद में यदि कोई ईयर लगा हो इन 2017 इन 2000 इन लास्ट समर, अगर ऐसी बात हो तो हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हमें यस्टरडे की बात करनी है, मतलब कल हमने कोई काम किया हो, तो वो कॉन्सेप्ट भी किसमें आएगा डियर, दैट विल कम इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको कुछ बेसिक्स की जानकारी और दे दूं ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप पूरे कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर जाओ। तो सकारात्मक वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इट मींस कि जब भी हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या फॉर्मूला लेना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है, सीधे V2 लगाकर ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डिफरेंस हो गया कि उसमें V1 का यूज हो रहा था और इसमें किसका यूज होगा, V2 का। नकारात्मक, जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसको लेकर आ जाएंगे, डिड को। और जब भी डिड आएगा तो डिड अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेगा। यहाँ सेकंड में लिखा है दोस्तों, ये है V1। तो जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो हमको क्या ध्यान रखना है, डिड का यूज करेंगे और डिड जब भी आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हु के साथ द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर कोई अन्य WH वर्ड है तो WH वर्ड के बाद में हम क्या लगाएंगे, डिड, और डिड लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे और बाकी आगे का ट्रांसलेशन करेंगे। परंतु जब भी हु की बात होगी तो हु के साथ में डायरेक्ट V2 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट लगा के हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यह जग किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस जग। बट अगर मैं बोलूं कि कल आपने क्या सीखा, तो व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे, तो इस सेंटेंस में हमने डिड का यूज किया और जो हु वाला सेंटेंस था उसमें हमने डिड का यूज नहीं किया। परंतु यदि नेगेटिव बात हो, जैसे कि भाई मुझे किसने नहीं पहचाना, सो हु डिडंट रिकॉग्नाइज मी, हु डिडंट रिकॉग्नाइज मी, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे। सो दोस्तों यहां पर हम हु के साथ में डिड का यूज करेंगे और डिड का यूज करने के बाद हम V1 का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की कि यदि हमारा सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या ध्यान रखना है, V2 कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमें डिड नॉट का यूज करना है और डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिड भी कह सकते हैं। तो डिड नॉट का शॉर्टकट क्या हो गया, डिड। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगा, डिड से, देन वी गो फॉर सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगाओगे, सब्जेक्ट फिर नॉट लगा के स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन कर लेंगे। वर्ब हमेशा V1 रहेगी क्योंकि डिड का जब भी यूज होगा तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। WH वर्ड यदि क्वेश्चन बनाना है तो WH वर्ड क्वेश्चन प्लस डिड देन सब्जेक्ट देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि WH नेगेटिव है तो WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हु वाला यदि कोई क्वेश्चन है तो हु पर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। हु के साथ क्या ध्यान रखना है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाएगा और यदि WH नेगेटिव है तो हु प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है ताकि फिल इन द ब्लैंक्स या स्पोकन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। कम फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया, he left school last year, he left school last year। एक सेंटेंस है, मैं अच्छी तरह से नहीं सोया, I did not sleep properly, I did not sleep properly। या वह हर रोज कई घंटे पढ़ता था। देखिए आपको लास्ट में क्या मिला, था। He studied many hours daily, he studied many hours daily। नेक्स्ट सेंटेंस है, उनकी टीम मैच हार गई, their team lost the match, their team lost the match। कल वर्षा नहीं हुई, कल बारिश नहीं हुई, नेगेटिव सेंटेंस है। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। कम फॉर द नेक्स्ट टाइम, क्या शिक्षक ने आपकी गलती माफ की या कर दी। सो डिड टीचर फॉरगिव योर मिस्टेक, डिड टीचर फॉरगिव योर मिस्टेक्स। आपने रविवार को कौन सी मूवी देखी, विच मूवी डिड यू वॉच ऑन संडे। विच मूवी है इसलिए डिड का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आप भोपाल कब पहुंचे, कब पहुंचे, when did you reach to भोपाल, when did you reach to भोपाल। आपने कौन सा क्षेत्र चुना, which field did you choose, which field did you choose। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि यह जग किसने तोड़ा। अब आ गई ना हु की बात, तो हु वाला क्वेश्चन देखिए कि हु ब्रोक दिस जग, यह जग किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस जग। ये जग राम ने तोड़ा, राम ब्रोक दिस जग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि किसने शुल्क नहीं चुकाया, तो ये डिड नॉट वाला सेंटेंस हो गया, हु डिड पे द फी, हु डिड पे द फी। तो अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की या इसे फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस भी कहा जाता है, बड़ा इजी टेंस होता है, परंतु स्पोकन में कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस गागी गी पर एंड होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस ही होगा। उसका ट्रांसलेशन करते समय आपको दो हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी, या तो विल का यूज करना है या तो शैल का यूज करना है। चूंकि हमारे घर की बात नहीं है इसलिए हम कहीं भी किसी का भी यूज नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा आई एंड बी सब्जेक्ट होगा तो हमें शैल का यूज करना होगा, और विल का जो यूज है हम ऑल सब्जेक्ट्स, इट मींस सारे सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। शैल यूज होगा आई और बी के साथ, और विल का यूज होगा सिर्फ किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जब भी हम कोई फ्यूचर की बात करें, जब भी फ्यूचर की बात हो, इट मींस टुमारो की बात हो, टुमारो के अलावा यदि हम कभी नेक्स्ट की बात करें तब हमें किसका यूज करना है, सिंपल फ्यूचर का। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बड़ा इजी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो आ गई, सब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप विल शैल का यूज करोगे, वीगन लगाओगे, ऑब्जेक्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ विल शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को पहले ले आओगे, बाकी सारी चीज को आगे ट्रांसफर कर दोगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट और नॉट का यूज करके वीगन और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। यहाँ पर कोई हु का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सब जगह आपको WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा, ठीक है। और जब भी WH नेगेटिव की बात होगी तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट की बात करनी है। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और आपको क्लियर कराना चाहता हूँ कि कई बार हमें विल नॉट जो है वो वांट के फॉर्मेट में मिलता है, मतलब विल प्लस नॉट आपको वांट मिलेगा और शैल प्लस नॉट आपको शैंट मिलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देना चाहता हूं मैं कि जब भी कभी किसी भी वर्ड के आगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कोई प्रोनाउन हो, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, यदि इसके तुरंत बाद डबल एल मिलता है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम विल की बात कर रहे हैं, आई विल, यू विल, दे विल, इज इट। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले फटाफट। कॉन्सेप्ट चूंकि हमारा समझा हुआ है, हम बाकी सारी चीजों को यूं सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि वह एक नई साड़ी खरीदी गई, शी विल बाय अ न्यू साड़ी, हम अपने देश की सेवा करेंगे। सो वी शैल सर्व आवर कंट्री, वी शैल सर्व आवर कंट्री, हम कुछ देर बाद चाय पिएंगे। वी शैल टेक टी आफ्टर सम टाइम, वी शैल टेक टी आफ्टर सम टाइम, वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। He will never cheat you, he will never cheat you। क्या लड़कियां कल फिल्म देखने जाएगी? So will girls go to watch movie tomorrow? यहाँ yesterday की बात नहीं होगी, tomorrow की बात होगी। क्या आप शाम को मेरे घर नहीं आओगे? Will you not come to my home tomorrow? Will you not come to my home tomorrow? आप मेरे सवालों का जवाब कब दोगे? So when will you answer my question? और हम अगली बार बालाजीपुरम कब जाएंगे? So when shall we go to बालाजीपुरम next time? So इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इसका एक ग्रामेटिकल रूल है जो मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को भी आप इसके साथ अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, कि देखिए मान लीजिए ऐसा होता है कि ये जो दो सेंटेंसेस है, यदि ऐसा सेंटेंस मिले कि वह एक नई साड़ी खरीदेगी, ओके, और इसी के साथ में अगर हम बोले एक ऐसा सेंटेंस देख लीजिए कि यदि वह आएगा, यदि वह आएगा मैं जाऊंगा, छोटा सा सेंटेंस है, यदि वह आएगा मैं जाऊंगा, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें दो सिंपल फ्यूचर के छोटे छोटे सेंटेंसेस है। तो ट्रांसलेशन करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि इफ ही कम्स आई शैल गो। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में का जो कॉन्सेप्ट है कि दो बार विल का यूज एक ही सेंटेंस में नहीं करना है, उसको आप प्रेफर कीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कम फॉर द नेक्स्ट थिंग। आइए दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पूरे कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं। इस कंटिन्यूअस टेंस में आपको तीन तरह के टेंस मिलेंगे, या तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं पर एंड होता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज का, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का, और यदि प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में हमें कोई सेंटेंस वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे पर मिलता है तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब देखना होगा, या तो वॉज या तो वर। वॉज का यूज हम सिंगुलर अथवा आई सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे। और इसकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी दैट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, यदि हमारा स्टेटमेंट वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर एंड होता है तो हम विल बी, शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज करेंगे और शैल बी का यूज सिर्फ प्लूरल इट मींस आई और वी के साथ ही होगा। तो इस तरह से इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। अब हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि किस टेंस का यूज किस सिचुएशन में होता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका यूज कहाँ होगा? देखिए एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखा है कि कोई भी स्टेटमेंट जब हमारा काय पर एंड हो, वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं की बात अगर हम करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जब कोई कार्य सब्जेक्ट के बोलते समय चल रहा हो, यदि कोई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो, जब कोई एक्शन चल रही हो और फ्यूचर में फिनिश होगी, मतलब कि राम बोल रहा है तो राम बोलना कब खत्म करेगा? आगे। ठीक है, जब कोई एक्शन थोड़े समय के लिए हो और फिर रुक जाए, ओके, जैसे इट मींस बारिश हो रही है तो बारिश परमानेंट तो नहीं होगी, थोड़े समय के लिए हो। जब किसी एक्शन में विकास हो रहा है और उसमें किसी तरह का बदलाव हो रहा हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस का। और भविष्य के प्लान को यदि व्यक्त करना है, जैसे आपको बोलना है कि भाई इस साल में एक कार खरीद रहा हूँ, इस साल में एक कार खरीद रहा हूँ, तो इस तरह के स्टेटमेंट भी कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। जब किसी कार्य से चिढ़ हो, जब हमें कोई काम से चिढ़ होती है तो हम इसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मुलेशन आपको आता ही है। इसमें से जो स्पेशल बात है सिर्फ किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो इसे हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है और किसके साथ यूज होता है ये भी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। परंतु फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या स्पोकन करते समय आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कुछ कीवर्ड्स जैसे हमको मिलते हैं राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, स्टिल, दिस ईयर, वीक, मंथ या एज वी स्पीक, यदि इस तरह की हमें बात हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जो आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके वी-आई-एन-जी फॉर्म नहीं होते। इट मींस कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? स्पेशल इस पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, आपको यह वीडियो मिल जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज नहीं होता। परंतु सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल जो कि ऐसी चीजें हैं जो कि उस वर्तमान समय के लिए होगी और उसका असर बाद में नहीं रहेगा। जैसे स्मेल कि भाई जैसे मुझे वहां पर ऐसी स्मेल आ रही है, उस चीज को रिमेम्बर करना बड़ा कठिन है ना। ओके, तो इस तरह से कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी वर्ब्स सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, इसमें जो लिस्ट है इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। और ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये सेंटेंस बेसिकली रॉन्ग है। जैसे आई एम सीइंग, ओके, आई एम सीइंग, दे डू नॉट रीड, आई एम सीइंग, सीइंग नहीं होता है भाई, आई सी होता है। ओके, ही इज फीलिंग, ही फील्स होगा। ठीक है, I am thinking, I think he has done well, I think, I am thinking नहीं, I think he has done well. Okay, it is appearing नहीं, it appears to be true, it appears to be true. Okay, so इस तरह से इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फटाफट हम एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्या है कि मैं कहानियों की एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। किसान खेतों में हल चला रहा है, फार्मर इज प्लफिंग इन द फील्ड, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट, बाहर भारी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। क्या डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है? सो इज डॉक्टर चेकिंग द पल्स ऑफ पेशेंट, इज डॉक्टर चेकिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। क्या पक्षी चहचहा रहे हैं? आर द बर्ड्स चर्पिंग, आर द बर्ड्स चर्पिंग। सोहन किससे सवाल पूछ रहा है? टू whom is सोहन आस्किंग क्वेश्चन, टू whom is सोहन आस्किंग क्वेश्चन। और मम्मी खाने में आज क्या पका रही है? सो व्हाट इज मदर कुकिंग इन फूड। यहाँ पर लंच, डिनर कुछ भी नाम दे सकते हो और इसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कम फॉर द नेक्स्ट थिंग हियर। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे पर एंड हो जाए, तो यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वॉज का जो यूज होता है डियर, वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर
ही शी इट एनी नेम के साथ या तो आई के साथ होगा, और वर्ब का यूज हम प्लूरल के साथ यू बी दे के रूप में करते हैं। फॉर्मेशन आपको आता ही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे हमने इज एम आर का यूज किया था वहां पर आपको वॉज पर लगा देना है। कम फॉर द एग्जांपल्स। ओके, सी द सेंटेंसेस डियर, कि यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस लेके रखे हैं जो आपको हम क्लियर कराएंगे। जैसे कि बच्चा दूध पी रहा था, द चाइल्ड वाज ड्रिंकिंग मिल्क। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। दोनों चाय पी रहे थे, बोथ वर टेकिंग। दोनों बोथ प्लूरल हो गया, इसलिए हमने वर का यूज किया। वह कोई निर्णय नहीं ले रही थी, शी वॉज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। शी वॉज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। आप उसे गुस्सा नहीं दिला रहे थे, यू वर नॉट मेकिंग हर एंग्री। हर की जगह हिम का भी यूज कर सकते हैं। बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या वह पेपर पर आलेख बना रहा था। आलेख बनाना को हम ड्राइंग कहते हैं। So was he drawing on the paper? Was he drawing on the paper? क्या आप समस्या को नहीं सुलझा रहे थे? Were you not solving the problem? उसे गुस्सा कौन दिला रहा था? Who was making him angry? और वह क्यों कुछ नहीं बता रही थी? Why was she not telling anything? तो सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है। कम फॉर द नेक्स्ट थिंग हियर। यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य जो कि वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे पर एंड हो, ठीक है। कई बार हमें ऐसे भी मिलेंगे सेंटेंस वर्ब प्लस ता रहेगा, ध्यान रखना है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है डियर कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, विल बी एंड शैल बी। सो विल बी का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ होगा और शैल बी का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो कोर हेल्पिंग वर्ब है, जो कोर हेल्पिंग वर्ब है वो विल एंड शैल। कौन सी है? विल एंड शैल। और जो बी है वह अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। इट मींस अफर्मेटिव फॉर्मूला दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट। पर यदि नेगेटिव बनाना है, तो यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शैल में से किसी को भी एक को पहले ले आया जाएगा सब्जेक्ट, और बी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लिया तो आपको ये फुल फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे। कम फॉर द एग्जांपल। ओके, आइए दोस्तों हम एग्जांपल की बात करते हैं। आपको सारी चीजें क्लियर होंगी 2 मिनट के अंदर कि बच्चा दूध पी रहा होगा, द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। हम सभी थक रहे होंगे, वी ऑल शैल बी गेटिंग टायर्ड, वी ऑल शैल बी गेटिंग टायर्ड। भारी बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग हैवीली, इट विल बी रेनिंग हैवीली। बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी स्टडिंग प्रॉपर्ली। यह उन्हें डरा नहीं रहा होगा, इट विल नॉट बी स्केरिंग हिम, इट विल नॉट बी स्केरिंग हिम। वे कुछ उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दे विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या आप समस्या को नहीं सुलझा रहे होंगे? विल यू नॉट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, विल यू नॉट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। उसे गुस्सा कौन दिला रहा होगा? हु विल बी मेकिंग हिम एंग्री। ओके, आपका भाई परीक्षा के लिए, कौन सी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होगा? सो कैसे तैयारी कर रहा होगा? सो हाउ विल योर ब्रदर बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होंगे वो किसके साथ रहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है, स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड बहुत सारी एरर बनती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें 3 मीनिंग्स आपको मिलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस आ है, ई है, ए है, अर्थात चुका है, चुकी है, चुके हैं पर एंड होता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स को रिजॉल्व करते समय आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि जैसे जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, बिफोर, सो फॉर, एवर, नेवर, सिंस, फॉर की बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इसमें यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि यदि कोई स्टेटमेंट वर्ब प्लस आ था, ई थी, ए थी, अर्थात चुका था, चुकी थी, चुके थे पर एंड होगा तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हुई, इट मींस कि हमारे स्टेटमेंट में वर्ब प्लस आ होगा, ई होगी, ए होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे पर एंड होते हैं तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अभी हम आइए वन बाय वन बात करते हैं कि देखिए
कि द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होगा। देखिए हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि व्हेनेवर अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस आ है, ई है, ए है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, सो व्हेन एन एक्टिविटी हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट के किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम पर कभी भी काम खत्म ना हो, यहाँ पर हम समय की बात नहीं करते, तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे वे हैव फिल्म में पहले ही देख चुके हैं, they have already seen that movie, they have already seen that movie। when an activity has repeated various times, जब कोई पास्ट की एक्टिविटी पास्ट में कई बार हुई हो, यहाँ पर कितने बार हुई है इससे यदि महत्व रखना है। जैसे हम लोग कई बार दिल्ली घूम चुके हैं, सो वी हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, वी हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स। ओके, when an activity was very recently completed before now, जब अभी से पहले अगर कोई एक्टिविटी तुरंत खत्म हुई है जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने खाना खा लिया, तो मैं कब तक कहूँगा ऐसा कि मैंने खाना खा लिया, जब तक मुझे नेक्स्ट टाइम भूख नहीं लगेगी। सो आई हैव जस्ट ईटन, आई हैव जस्ट ईटन। ओके, और when an activity is not completed in the past, मैंने कई साल तक स्पेनिश पढ़ी है, I have studied Spanish for many years। तो इस तरह के स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, आपको इन कीवर्ड्स को भूलना नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए इसमें हमने देखा था कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस आ था, ई थी या ए थे पर एंड होता है, तो हम किसका यूज करते हैं उसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें देखिए जैसे उसने हमसे कहा कि ट्रेन जा चुकी थी, he told us that the train had left, he told us that the train had left। मैंने सोचा मैं पहले उससे मिल चुका था, I thought I had met him earlier या I had met him before। ओके, उसने कहा कि वह खिड़की बंद कर चुका था, he told, उसने कहा, he had closed the window, he had closed the window। मैं आश्चर्यचकित था कि मैं पहले वहां पहुंच चुका था। ओके, I wondered if I had been there before, if I had been there before। संपादक समाचार प्रकाशित कर चुके थे, the editor had published the news, the editor had published the news। वह चाल चल चुकी थी, she had played the trick। तो ये बात थी किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपको यहाँ एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जब भी कोई स्टेटमेंट वर्ब प्लस आ होगा, ई होगी या ए होंगे पर एंड होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। देखिए किस तरह के सेंटेंस है, शिक्षक फ्रेंच पढ़ा चुके होंगे, द टीचर विल हैव टॉट फ्रेंच। मैं उसे सब कुछ बता चुका होगा, आई विल हैव इन्फॉर्म्ड हिम एवरीथिंग, आई विल हैव इन्फॉर्म्ड हिम एवरीथिंग। वह गाने के बोल लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन द लिरिक्स ऑफ, शी विल हैव रिटन द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग्स। बच्चे मार्केट पहुंच चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड मार्केट, द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड मार्केट। वह उसकी ईमानदारी साबित कर चुका होगा। ओके, सो शी विल हैव प्रूव्ड हर ऑनेस्टी। होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये अभी तक हम परफेक्ट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब द ओनली टेंस रिमेनिंग जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, इस टेंस के बारे में मैं बात करूंगा। तो हम बात करते हैं डियर किसकी, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस इट मींस ऐसा कोई भी टेंस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें काम कब से चल रहा हो, सुबह से, दोपहर से, 3 दिन से, 6 महीने से, 8 महीने से। यदि इस तरह के सेंटेंसेस का नॉलेज हो, मतलब एक्शन चल रही हो, चल रही थी या चल रही होगी, परंतु कब से चल रही थी, इसका यदि हमें नॉलेज होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमको सिंस और फॉर लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फॉर जो है वह समय अवधि बताने के लिए यूज किया जाता है, और सिंस का यूज हम समय बिंदु बताने के लिए करते हैं। तो समय अवधि मीन्स कि जहाँ पर हमें समय का नाम ना दिया हो, सिर्फ अवधि दी हो तो फॉर का, और जब समय का नाम दिया हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, 20 मिनट की यदि बात होगी तो फॉर का, परंतु अगर 6:15 की बात होगी या और कोई समय की बात होगी तो सिंस का यूज करेंगे। 3 डेज की बात करनी है तो फॉर लगाएंगे, परंतु मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात करनी है तो हम इसमें सिंस लगाएंगे। 6 मंथ की बात करनी है तो फॉर लगेगा, परंतु जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करनी है तो सिंस लगेगा। 4 इयर्स की बात करनी हो, 5 इयर्स की बात करनी हो तो फॉर लगेगा, परंतु 1950, 2015 यदि ऐसी बात करनी हो तो हम सिंस का यूज करेंगे। 2 सेंचुरीज,
ओके, तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम लेके चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर। सीधे देखिए क्या होगा कि अगर मैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करता हूं तो इसमें हम यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रारंभिक समय दिया होगा, रहा है, रही है, रहे हैं अगर दिया है तो आपको दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के साथ आएगा और हैव बीन हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि समय के साथ प्रारंभिक बिंदु के साथ यदि रहा था, रही थी, रहते दिया है तो हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट मीन कंटीन्यूअस टेंस इट मींस कि यदि प्रारंभिक समय के साथ यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो तो हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और इसमें कीवर्ड्स आपको सिंस एंड फॉर का यूज देखने को मिलेगा। पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए क्या होगा डियर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के बाद में इनको टाइम का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट की बात करेंगे तो हैड बीन का यूज होगा और यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन की बात। एक चीज और ध्यान रखना है, चूंकि ये दो हेल्पिंग दो वर्ड से मिलकर बनी है तो इसमें जो कोर वर्ड है वो इसमें है, इसमें हैड है और इसमें विल एंड शैल है। तो यदि हमें क्या बनाना है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट देन नॉट देन बीन का यूज करें। तो इस तरह से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो होगी स्ट्रक्चरिंग की बात। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ दोस्तों। ओके, तो आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट थोरोली क्लियर हो जाएगा कि हम कई घंटों से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब कर रहे हैं की बात है तो हमें वी के साथ में हैव बीन का यूज करना है। सो वी हैव बीन एडमायरिंग देम फॉर मेनी आवर्स। यहाँ मेनी आवर्स की बात थी इसलिए हमने फॉर का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, विद्यार्थी 4 घंटे से बगीचे में खेल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, मोनू 2 घंटे से दोस्तों के साथ खेल रहा था, हैड बीन की बात होगी। सो मोनू हैड बीन प्लेइंग विद फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। मेरे पिताजी 2 दिनों से अपनी दवा नहीं पी रहे थे। माय फादर हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 डेज। रहे थे की बात थी इसलिए हमने हैड बीन का यूज किया और यदि 2 दिनों की बात हो रही है इसलिए हमने फॉर का यूज कर दिया है। यहाँ पर अगला सेंटेंस देखिए, अनुज कई दिनों से हमारे घर नहीं आ रहा था। सो अनुज हैड नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। सो हैड यू बीन, देखिए दो पार्ट थे, एक पार्ट को पहले निकाल लिया, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। सो हैड यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स। द नेक्स्ट थिंग, वह कई दिनों से रेडियो सुन रहा होगा। सो ही विल हैव बीन लिसनिंग टू रेडियो फॉर मेनी डेज। आशीष 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सो आशीष विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स। सो होप सो दोस्तों आपको यहाँ पूरे 12 के 12 टेंस समझ में आए होंगे। और जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि यदि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तो आप जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किए थे आप उसको बहुत इजी गोइंग में सॉल्व कर लोगे। तो आइए दोस्तों हम इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पुनः सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या हमने। ओके, वह इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। He wants to learn to speak English. मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। I have never met him. I have never met him. उसने सारा कर चुका दिया था। He had paid all the loans. ओके, एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। ये सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे, परंतु इस स्लाइड को हम ज्यादा थॉरोली क्लियर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा है। आप इस कॉमन ईरर को सॉल्व करेंगे। जैसे आदर्श होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जब सिंपल प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ तो जब यहाँ ही की हम बात कर रहे हैं तो भाई वी1 का यूज होना है। तो यहाँ कंप्लीट की जगह हम क्या हो जाएगा, कंप्लीट्स। तो इस स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, मैं एश्योर कराता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। और यदि आपको इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी थोड़ा सा भी अधिक कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। और मैं उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वीडियो को
पूरा देखा है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब टेंस में आपसे गलती कभी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।